तो पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के पहले हम लोग एक एक एक्टिविटी को एक एक बार पहले सीखते हैं अच्छे से. सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. इसके लिए हम सजेस्ट करेंगे कि कुछ ना 4, 5, 10 पेजेस ना तुम लोग पूरा एक साथ मेंटेन करो नोट्स के लिए, और सम्स वगैरह जो भी रहेगा वो उसके बाद करो, ताकि तुम लोगों का पूरा नोट्स एक साथ बन जाए. दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट. बाकी तुम लोग अपने हिसाब से करना, पर बस तुम लोग बाद में जब ये नोट्स देखोगे तुम लोगों को समझ में आना चाहिए. ठीक है. सो वी विल बी डूइंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. नाउ the first item under cash flow from operating activities is net profit before tax. That means मेरे cash flow statement का जो एकदम फर्स्ट आइटम जो मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में आता है. जैसे हम लोग अकाउंट्स में बहुत बार ऐसा करते थे ना, लेजर अकाउंट्स में, कि अगर हम कैश बुक या कैश अकाउंट बना रहे हैं तो आई ऑलवेज आस्क यू कि कैश अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे व्हाट विल बी द फर्स्ट आइटम. सो व्हाट डू वी से कि आवर कैश अकाउंट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग कैश बैलेंस, राइट. हम लोग उसमें लिखते हैं डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड द अमाउंट ऑफ कैश. अगर हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, our partners capital account again starts with the opening balance which is on the credit side generally by balance brought down A का capital, B का capital, C का capital, right. तो generally हर टाइप के अकाउंट में, लेजर में या कुछ भी स्टेटमेंट्स वगैरह हम लोग जब बनाते हैं तो more or less the items are fixed. तो वैसे ही my cash flow statement always starts with net profit before tax. ठीक है. तो सबसे पहले we have to learn the calculation of net profit before tax. net profit before tax जो हम लोग अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में देंगे उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे. ठीक है. दिस इज आवर फर्स्ट आइटम. तो लिखो calculation of calculation of net profit before tax. लिखो. Now this calculation will depend कि हम लोगों को जो नेट प्रॉफिट का स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम लोगों को कहाँ से मिल रहा है. जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो जनरली या तो बैलेंस शीट और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा. मोस्टली बैलेंस शीट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन विल बी गिवन, या समटाइम्स द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस विल बी गिवन. तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे पास जो नेट प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन है वो क्या कौन सा है. ठीक है. तो इसमें लिखो नंबर 1. Number 1, if starting from profit as per statement of profit and loss. If starting from profit as per statement of profit and loss. Now we have all done statement of profit and loss before, right. हम लोगों ने comparative common size में statement of profit and loss किया है. याद है सबको? comparative common size वाला चैप्टर याद है ना सबको? Yes ma'am. Yes. तो हम लोगों का जो प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिया रहता है, एकदम फाइनल नेट प्रॉफिट जो दिया रहता है, वो प्रॉफिट, how do we arrive at that profit? If you people remember, सबसे पहले होता है मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हम लोग अलग अलग टाइप के जो एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस करते हैं. देन वी गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. इज दैट करेक्ट? Yes ma'am. प्रॉफिट बिफोर टैक्स. हमने अपना पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम्स लिया, टोटल इनकम आ गया. टोटल इनकम में से हम लोग टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं. फिर मेरा आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स.
फिर इसके ऊपर हम लोग टैक्स माइनस करते हैं और जो मेरा फाइनल प्रॉफिट आता है दैट इज माय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड माय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड्स हियर. इज दैट करेक्ट? Yes, ma'am. ओके, ठीक है. तो इसका मतलब है कि अब देखो मुझे यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, टेल मी. हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. तो थोड़ा सा अपने अंडरस्टैंडिंग से बताओ. इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम प्रॉफिट as per statement of profit and loss, that means I am starting with this profit. Is that correct? Yes, ma'am. Is this point clear? अगर हम Yes, ma'am. अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएल के प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर उसका इंफॉर्मेशन मुझे दिया हुआ है, दैट मीन्स आई एम स्टार्टिंग विद दिस प्रॉफिट एंड दिस इज माय नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ठीक है. तो फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? Ma'am, addition of the tax. राइट, वेरी गुड. ये जो टैक्स मैंने यहाँ डिडक्ट करके रखा है ये मुझे ऐड करना पड़ेगा. करेक्ट? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू. तो लिखो, if I am starting from the profit as per statement of PL, तो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? लिखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स as per statement of PL. I will take the profit after tax as per statement of PL. इसमें I will add provision for tax made during the year. जो टैक्स हम लोगों ने पीएल में, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में माइनस किया था, उसको हम यहाँ फिर से ऐड कर लेंगे. एंड लेस refund of tax credited to statement of PL. This will be given. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर ईयर में हम लोगों ने कुछ एक्सेस टैक्स पे कर दिया था और हम लोगों का एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कुछ कम आया, तो दैट टैक्स इज जनरली रिफंडेड. तो अगर टैक्स रिफंड होता है तो उसको हम लोग अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ऐड कर देते हैं. तो वी नीड आवर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब उसमें से टैक्स का जो भी इफेक्ट आया हुआ है, जो टैक्स डिडक्टेड है उसको हम ऐड कर रहे हैं और जो रिफंड ऑफ टैक्स एडेड है उसको डिडक्ट कर रहे हैं. टैक्स का इफेक्ट हम पूरा हटा दे रहे हैं इसमें से. तो प्लस माइनस करके अब जो फिगर आएगा, दिस इज माय नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन. मेरा स्टेटमेंट ऑफ पीएल का प्रॉफिट दिया हुआ है, वो प्रॉफिट हम लेंगे यहाँ पे एंड उसमें आई विल ऐड द टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड आई विल डिडक्ट द रिफंड ऑफ टैक्स क्रेडिटेड टू पीएल. ये रिफंड ऑफ टैक्स जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में हो, इट डिपेंड्स. अगर रिफंड हुआ होगा तो इंफॉर्मेशन विल बी गिवन, हम लोग डिडक्ट करेंगे. अगर नहीं इंफॉर्मेशन कुछ दिया हुआ है देन वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग. यहाँ तक क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ठीक है, कॉपी कर लिया सबने? So this is one method of calculating your net profit before tax. Now write down point number 2. If starting from surplus, that is balance in statement of profit and loss. If starting from surplus, that is balance in statement of profit and loss. इसका क्या मतलब हुआ? लास्ट जो हम लोगों ने नंबर 1 किया है उसमें वी स्टार्टेड विद द प्रॉफिट कैलकुलेटेड इन आवर स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट में जो इस बार हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, वी स्टार्टेड विद दैट प्रॉफिट. तो उसमें हम लोगों को सिंपली टैक्स को वापस ऐड करना पड़ा. बट अगर हम लोग इस सरप्लस से स्टार्ट कर रहे हैं,
ये सरप्लस का इंफॉर्मेशन हमको कौन से स्टेटमेंट से मिलता है? Which financial statement gives me the information of the surplus? बोलो. Reserve and surplus वाले. Reserves and surplus, right? So from which financial statement do you find this? Reserves and surplus का From information? Balance sheet. बैलेंस शीट, राइट. तो रिजर्व्स एंड सरप्लस बोल के हमारे बैलेंस शीट में एक सेक्शन है रिजर्व्स एंड सरप्लस, राइट. अब उस रिजर्व्स एंड सरप्लस को हम लोग कैसे दिखाते हैं? मेन बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड के नीचे वी हैव एन आइटम कॉल्ड रिजर्व्स एंड सरप्लस, राइट. दिस इज समथिंग दैट यू ऑल नो. तो इसके डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सारे चैप्टर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं. तो लास्ट चैप्टर बैलेंस शीट हमारा लास्ट टर्म में आ गया है, इसका मतलब हम लोग उसे भूलेंगे नहीं, बिकॉज इस टर्म में भी वो इम्पोर्टेंट है, उसका कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है इस टर्म का सम्स करने के लिए, ठीक है. तो याद है ना, वी हैव समथिंग कॉल्ड शेयर होल्डर्स फंड, राइट. शेयर होल्डर्स फंड के अंडर में एक होता है शेयर कैपिटल और एक होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, करेक्ट? Yes, ma'am. ओके. नोट्स टू अकाउंट्स में इस रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर में फिर हम लोग और डिटेल्स देते हैं. ये नोट्स टू अकाउंट्स में हम लोग ये दिखाते हैं कि General रिजर्व्स reserve. एंड सरप्लस, राइट. जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, and there is an item called surplus, that is balance in statement of profit and loss. याद है सबको? Yes, ma'am. जनरल रिजर्व में, और मतलब ये जो रिजर्व्स का मैंने नाम बोला, दे मे और मे नॉट एग्जिस्ट, डिपेंड्स फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, बट इफ दे एग्जिस्ट वी जनरली शो देम लाइक दिस: जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस. ठीक है. तो अब हम लोग यहाँ पे जिसका बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, we are talking about this point. Okay, clear? यहां तक any doubt? Yes, ma'am. No, ma'am. Okay. अब जब हम लोगों ने लास्ट डे डिस्कस किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन, तो उसमें व्हाट डिड आई से कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए जनरली जो मुझे बैलेंस शीट दिया रहेगा, दैट विल बी फॉर 2 years, द करेंट ईयर एंड द प्रीवियस ईयर, ऑलवेज माय बैलेंस, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग. कैश फ्लो में हम लोग बेसिकली यही तो देख रहे हैं ना कि प्रीवियस ईयर में जो मेरा कैश एंड बैंक बैलेंस था और इस ईयर के एंड में जो मेरा कैश और बैंक बैलेंस है, उसमें जो डिफरेंस आया है हम उसी को तो एनालाइज कर रहे हैं. सो आई नीड द ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस एंड आई नीड द क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस. तो आई हैव द फुल बैलेंस शीट इन फ्रंट ऑफ मी, जिसमें मेरा लास्ट ईयर का भी सारा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दिया हुआ है, इस ईयर का भी सारा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दिया हुआ है. ओके. तो वैसे ही सरप्लस का भी मेरा करंट ईयर का एक फिगर दिया हुआ रहेगा और प्रीवियस ईयर का एक फिगर दिया हुआ रहेगा. क्लियर? रिजर्व्स एंड सरप्लस को टोटल नहीं, उसमें से ओनली सरप्लस. सो बैलेंस शीट जो मेरा दिया हुआ रहेगा उसमें देयर विल बी 2 columns ऑन बोथ साइड्स. लाइबिलिटीज में करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, एसेट्स में करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर. ओके. तो अब हम क्या करेंगे, सरप्लस का जो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का फिगर है, वी विल फोकस ऑन दैट. ओके. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाउ डू वी स्टार्ट, डिफरेंस बिटवीन, लिखो आप, difference between closing balance का मतलब हो गया करंट ईयर का बैलेंस, एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस. डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस. मान लो मेरा करंट ईयर में, करंट ईयर वाले कॉलम में सरप्लस दिखा रहा है 1 लाख और प्रीवियस ईयर में सरप्लस दिखा रहा है 60,000 सपोज. तो हम यहाँ पे क्या लेंगे फिर, मैंने लिखा है डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस. 40,000. यस.
So 40,000. Okay, don't write 40,000 here. बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, ये जस्ट समझाने के लिए. So that means जो भी मेरा क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस है उसका डिफरेंस. अब अगर किसी रीजन से वो वाला टाइप का सम भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बट मान लो अगर उल्टा होता, मेरा करंट ईयर होता 60,000 और प्रीवियस ईयर 1 लाख होता, तो हम यहाँ पे लिखते -40,000. आई विल राइट दैट अमाउंट. यस, तो अगर मेरा सपोज किसी रीजन से करंट ईयर का सरप्लस इज लेस देन प्रीवियस ईयर का सरप्लस, सो आई विल राइट दैट अमाउंट इन द ब्रैकेट -40,000. एकदम इंटीजर का कंसेप्ट मुझे यूज करना है. सो आई विल राइट -40,000. दैट मीन्स वी विल ऑलवेज डिडक्ट द प्रीवियस ईयर्स बैलेंस फ्रॉम द करंट ईयर्स बैलेंस. फिर चाहे मेरा आंसर प्लस में आए माइनस में आए, हमको उसको एज इट इज प्लस या माइनस में लिख देना है. क्लियर यहाँ तक? Yes, ma'am. इसमें we will add dividend paid during the year. We are going to add. अच्छा, let me remove this 40,000. यहाँ पे मेरा जो भी अमाउंट है, add dividend paid during the year. इन सब आइटम्स पे भी हम अलग से नोट देंगे कि इनको कैसे कैलकुलेट करना है, क्या है, बट एक बार के लिए जस्ट राइट डाउन कि हाउ डू यू कैलकुलेट योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. एड interim dividend paid during the year. Then transfer to reserve. कौन कौन सा रिजर्व में ट्रांसफर हो सकता है? जनरल रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, एटसेट्रा. Whatever amount has been transferred to reserve, that will be added. And provision for tax made during the year. ये वाला हमने फर्स्ट पॉइंट में भी ऐड किया था. सिर्फ ये एक आइटम फर्स्ट वाले के साथ कॉमन है. The other three are new. मैम आपने क्या लिखा है? जनरल रिजर्व. GR is general reserve, DRR is debenture redemption reserve. डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. जनरल रिजर्व और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये जो जनरली ये दो रिजर्व्स ऐसे हैं जहां पे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल से ट्रांसफर करते हैं. कैपिटल रिजर्व इज नॉट क्रिएटेड बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएल, राइट? हम लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग ये कि कैपिटल रिजर्व इज ऑलवेज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज क्रिएटेड when you are issuing shares or debentures at a premium. But general reserve, debenture redemption reserve, these are certain reserves which are created by transferring a certain amount from your statement of profit and loss. Okay? तो ये सब हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया. एंड इसमें से हम लोग लेस क्या करेंगे? लेस लिखो, रिफंड ऑफ टैक्स. जस्ट लाइक द फर्स्ट पॉइंट कि अगर कोई टैक्स रिफंड हुआ है तो उसको हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे. तो ये प्लस माइनस करने के बाद व्हाट आई गेट इज माय नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ओके, अच्छा, इंटरिम डिविडेंड का क्या मतलब है? एनी आइडिया व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड? जो भी सेम मतलब जैसे कि आपने जो जिस ईयर पे वो लिया है हमें उसी ईयर में उसे पे करना पड़ता है. नहीं, क्या पे करना पड़ता है? मनी. We are talking about interim डिविडेंड. You have something called interim dividend and you have something called final dividend. ठीक है. इंटरिम डिविडेंड से इंटरिम कम्स फ्रॉम द वर्ड इंटरवल भी बोल सकते हैं. इंटरिम डिविडेंड कभी कभी क्या होता है? डिविडेंड इज जनरली पेड एट द एंड ऑफ द ईयर.
जब जैसे कि एक पूरा साल जब हो गया, बिजनेस ने अपने प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर लिए, जब रिजल्ट्स आ गए तो उसके बेसिस पे कितना प्रॉफिट हुआ है, then the company decides कि this is the amount of dividend that we will be paying to our shareholders. उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल डिविडेंड, ठीक है। तो मोस्टली डिविडेंड इज पेड एज अ फाइनल डिविडेंड, बट समटाइम्स इट मे हैपन कि किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में, किसी पर्टिकुलर 6 months में, if the company has performed really well, किसी क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, तो कभी कभी कंपनी एकदम पूरे साल का वेट नहीं करके बीच में भी अपने शेयर होल्डर्स को कुछ डिविडेंड पे करती है। सो दैट इज नोन एज इंटरिम डिविडेंड। ओके, दैट इज नोन एज इंटरिम डिविडेंड। इज दिस क्लियर? इंटरिम डिविडेंड का Yes, ma'am. सिंपल मतलब है कि डिविडेंड इज पेड टू द शेयर होल्डर्स, ऑफ कोर्स, be it your equity shareholders or preference shareholders, but it is not paid at the end of the year. It is paid sometime during the year. During the year interim dividend pay किया, पर dividend तो pay हुआ है, तो इसका मतलब है कि cash outflow हुआ है। of course, dividend payment का मतलब हो रहा है कि the company has paid dividend to its shareholders, and dividend is generally paid in the form of cash. So that means there is a cash outflow. Is that correct? Yes, ma'am. तो कैश आउटफ्लो हुआ है, बट दिस इज अ फाइनेंसिंग कैश आउटफ्लो। दिस इज रिलेटेड टू माय फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हम लोगों ने लास्ट डे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि व्हाट आर माय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, व्हाट आर माय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड व्हाट आर माय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो डिविडेंड इज रिलेटेड टू माय शेयर होल्डर्स, एंड शेयर्स मींस कंपनी का फाइनेंस या फंडिंग से रिलेटेड एक्टिविटी। तो शेयर्स के ऊपर जब हम डिविडेंड पे करेंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो इसको हम लोग कहाँ ट्रीट करेंगे? दिस विल बी ट्रीटेड एज अ कैश आउटफ्लो बट अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और हम लोग जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसीलिए यहाँ पे इस डिविडेंड को हम लोगों ने वापस एड बैक कर दिया। तुम लोगों ने जो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फॉर्मूला लिखा है, उसमें देखो हम लोगों ने क्या किया है, एड इंटरिम डिविडेंड, एड डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो इन दोनों को हमने ऐड क्यों किया है? क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि हम लोग तो यहाँ पे कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का बात कर रहे हैं, तो कैश आउटफ्लो तो हमारा हुआ है डिविडेंड पे करने से, तो व्हाई आर वी एडिंग इट बैक? We are adding it back because it is definitely a cash outflow, but it is related to my financing activities, and we are calculating net profit before tax for operating activities. तो operating activities में से हम लोग डिविडेंड के कैश फ्लो का इफेक्ट हटा दे रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको ऐड बैक कर रहे हैं। इसको बाद में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम लोग माइनस करेंगे। यहां तक ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ओके। एंड फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड का मतलब है कि एट द एंड ऑफ द ईयर द कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स। तो फाइनल डिविडेंड के लिए ये चीज लिख के रखो एक बार के लिए, proposed dividend, write down this point, proposed dividend will be given as a footnote, as a footnote after the balance sheet. You will see proposed dividend जो है ना, वो तुम्हारे कभी भी बैलेंस शीट के अंदर, मेन बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ रहेगा। मेरा बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स दोनों कंप्लीट हो जाने के बाद आउटसाइड द बैलेंस शीट proposed dividend for the current year and for the previous year will be given.